हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं क्लास 7th के बारे में, जो हमारी बुक का नाम है आर एनवायरनमेंट, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम चीज़ें बताएगी एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर जैसे कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इकोसिस्टम और हर एक चीज़ के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज, कोई भी बच्चा देखो, ये जो वीडियो है ना, स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स आने चाहिए, राइट। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल टाइम में उस लेवल पे फोकस नहीं करते हैं। तो आप बहुत लोगों से सुनते होंगे 6 to 12th या 6 to 10th आपको जो बेसिक है, इवन हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे मैथ्स है, आपको बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, सो दैट आपको इन फ्यूचर उन चीज़ों से रिलेटेड आप और नेक्स्ट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। तो ये जो बुक की सीरीज लेकर आया हूँ, जो एनसीईआरटी बुक्स में कवर अप कर रहा हूँ ना वीडियोस में, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या आईएएस हो। स्पेशली आईएएस के लिए एनसीईआरटी लेवल वाला जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को मतलब वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो अपनी स्कूल क्लास में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम इसमें बात करेंगे। और 6 क्लास की मैंने ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। और जो भी जैसे कि क्या बोलते हैं, एंडी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें भी वीडियोस। ठीक है, तो और उसके जो लिंक्स है ना आपको प्लेलिस्ट के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ऐसे ही हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो नहीं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड कर सकते हैं, कोई कोचिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बकवास। अब गाइस, टू कुछ टर्म्स क्या है, देखो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है ना इस आर एनवायरनमेंट बुक में, ये सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मैं देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बुक्स में चीजें गिवन थी जिससे मैं आप कनेक्ट कर देता हूँ। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, यानी कि एनवायरनर। ठीक है, और इसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब देखो, वट एवर यू सी इन सराउंडिंग, जैसे कि एग्जाम्पल में स्कूल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, क्लासरूम हो सकता है। ठीक है, कोई ओपन फील्ड हो सकती है, रोड हो सकती है, कोई गार्बेज हो सकता है। ठीक है, ये तो रही नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि अब लिविंग थिंग्स में जैसे अगर हम बात कर ले, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ग्रास है। ठीक है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, हवा है, पानी है, कुछ भी ले लो आप, चाहे मग हो, कूलर हो, फैन हो, वुड हो, तो जितनी भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, चाहे गद्दा हो, रजाई हो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। वो हमारे आसपास जितनी भी चीजें अवेलेबल है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, दो तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है नेचर के द्वारा। नेचर के द्वारा मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आ जाता है माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये नेचर ने क्रिएट किया हुआ है एनवायरनमेंट में। ठीक है, और दूसरा आता है ह्यूमंस। ह्यूमंस ने क्या एनवायरनमेंट में चीजें बनाई है, जैसे कि रोड्स हो गई, कार्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, बुक्स हो गए, ठीक है, डोर्स हो गए, कुछ भी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हैं, मशीन्स हो गई, कार्स हो गई, व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सब ह्यूमंस, यानी कि दो तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सबसे पहले एक नेचर के द्वारा, दूसरा आता है ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, पहला यानी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सब चीजें मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ लेता है व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो आप यहां पर बोल सकते हो कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, आइदर ह्यूमंस के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हो या फिर नेचर के द्वारा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, रोड, कार्स, इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेचर क्या है। ठीक है, और कैसे हम नेचर को हम ह्यूमंस अपनी जरूरत के अनुसार कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, देखो, एनवायरनमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे है, ये हमें नेचर जो है पीने के लिए पानी दे रही है, जो हमारी नीड्स है, मतलब एक ह्यूमन को सर्वाइव करने की जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। सांस लेने के लिए हवा दे रही है, पीने के लिए पानी दे रही है, खाने के लिए खाना दे रही है, पेड़ पौधों से अगर अपन फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, इवन अपन खेती कर रहे हैं, तो वो नेचर ही तो है। ठीक है, और लैंड जहां पर हम रह रहे हैं, ये एक नेचर है, हमें क्या कर रही है, हम ह्यूमंस को सर्वाइव करने के जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है। ये है नेचर। ठीक है, अब नेचर
को हम डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं हम ह्यूमंस, ठीक है। नेचर हमें वो सारी चीजें दे रही है, हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी अपनी शौक, मतलब एक होता है ना शौक, अपनी जरूरतों, एक होता है जरूरत, एक होता है शौक। तो जरूरत तो नेचर हमारी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम अपने ऐश आराम के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि हमें कार चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे मोड्स है जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि पैदल है या कोई साइकिल है, ठीक है। साइकिल जो है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी, उसमें कोई फ्यूल यूज नहीं हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम भले ही टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी फैक्टर अगर हम अलग से बात करें तो वो एक अलग चीज है कि टेक्नोलॉजी बेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम नेचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आप सबको पता है अगर हम नेचर डिस्ट्रॉय करते हैं तो नेचर भी हम लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, नो मैटर कि किस तरह से कर रही है। ये एक अलग फैक्टर हो गया टेक्नोलॉजी टर्म, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को या फिर अपनी चीजों को, अपनी जरूरत की चीजों से ज्यादा पाने के लिए हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। हम कार इन्वेंट कर रहे हैं जिससे पोल्यूट हो रहा है, यानी कि हवा गंदी हो रही है, ठीक है। हम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका गंदा पानी हम नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो पीने वाला पानी है वो भी गंदा हो रहा है। हम पानी को जगह जगह पर स्टोर कर रहे हैं जिसमें बीमारियां पैदा होती हैं, जिस वजह से हमें हार्म हो रहा है, ठीक है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो हम जमीनों को फैक्ट्रीज में डेवलप करने लगे हैं, खेती खत्म होती जा रही है, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, हम फैक्ट्रीज डेवलप करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के, यानी कि जरूरत से ऊपर ज्यादा चीजें पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। मॉडिफाई इज डिफरेंट, लेकिन हम कहीं ना कहीं समहाउ इन फ्यूचर के लिए हम अपने एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी जरूरत से ज्यादा पाने के लिए। ये हुआ कि कैसे, क्या नेचर क्या है और हम ह्यूमंस कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब देखो, ये एनवायरनमेंट तीन तरह से बनता है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आता है नेचर। नेचर में क्या आ रहा है, एयर आ रही है, पानी, जमीन, लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमंस। तीन चीजें मिलकर एक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, जिसमें आ जाता है क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, यानी रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिशियन। तो ये सब चीजें किसने बना रखी, ये सब चीजें बना रखी ह्यूमंस ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई चीजें, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर कुछ कुछ ही मेंशन है, ठीक है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक एनवायरनमेंट कैसे बन रहा है, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई चीजें और नेचर, इन तीन चीजें मिलकर क्या बन रहा है, एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स बन रहा है, किसके, एनवायरनमेंट्स के। अगर सिर्फ, और एक और बात, इन वन लाइन डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में, चाहे वो 7th क्लास का कोई बच्चा एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो आपके एमसीक्यू में आ जाए कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है। बेसिकली एमसीक्यू में तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट हाँ 7th क्लास के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सी वर्ड में 2 मार्क्स का, कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो आप सिंपल से लिख सकते हो, द प्लेस, ठीक है, द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of nature and human made phenomena. यानी कि हिंदी में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, environment वो है जो हमारे आसपास चीजों से सराउंडेड है, ठीक है। अब वो चाहे सराउंडेड ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो, चाहे नेचर के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। अब नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है वो तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है बायोटिक, दूसरा आता है एबायोटिक। बायोटिक में आती हैं 2 चीजें, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं, और एबायोटिक में आ जाता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, यानी एलिमेंट्स, लैंड, ठीक है। तो ये दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं नेचर एनवायरनमेंट को। और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज, अपनी क्रिएशंस में जैसे बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स में, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में आ जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, एबायोटिक में आ जाता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि लैंड, एलिमेंट्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है अपनी एक्टिविटीज, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। ये आपस में चीजें डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो 2 ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है वो मैंने आपको बताया, हमारे आसपास की चीजों से सराउंडेड जो भी चीजें हैं वो सारी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन किसका है, नेचर फेनोमेना और ह्यूमन फेनोमेना दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेचर एनवायरनमेंट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक में आ जाते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे कि लैंड, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाता है एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस। अब आगे चलते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं नेचुरल एनवायरनमेंट की, ठीक है। मैंने नेचुरल एनवायरनमेंट आपको बता दिया
कि डेफिनेशन यानी इन्वायरमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नेचर इन्वायरमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, बायोटिक एबायोटिक, और ह्यूमन इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया। अब एक थोड़ा सा और बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो चीज़ें आती हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 4 चीज़ें, यानी लैंड 1, वाटर 2, एयर 3, यानी कि 5 चीज़ें मिलकर क्या बना रही है एक नेचुरल इन्वायरमेंट। ये आप यहाँ पर एक पिक्चर आप देखना चाहते हो तो आप इस पिक्चर को देखो। हवा यानी एटमॉस्फेयर, पानी यानी कि हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर, इन पूरी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यानी लैंड और ऊपर जो आसमान में एयर वगैरह है उन सब चीज़ों का, यानी वाटर, लैंड, एयर, इन सब चीज़ों का बायोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर यानी कि अर्थ, अर्थ इसको लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, अर्थ को लिथोस्फेयर कहते हैं, ध्यान रखना। ये मैंने क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट अपलोड करी है वहां पर मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। मैं जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इनको चीज़ों को डिटेल में बताया गया। थोड़ा सा हम आगे भी बात कर लेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये क्या कर रहे हैं, कंप्राइज कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। और आई होप अगर आपने 6 क्लास पढ़ी है, नहीं पढ़ी, अगर आप वापस से देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। लेकिन इन टर्म्स को हम और पढ़ लेते हैं। पहला आता है एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, लिथोस्फेयर यानी कि ज़मीन, बायोस्फेयर यानी इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, हवा, ज़मीन, पानी, इन सब का कॉम्बिनेशन, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी। अब देखो गाइस, इस आगे इन टर्म्स को बताने से पहले मैं आपसे ये कह देता हूं कि देखो जो एनसीईआरटी लेवल पे बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि 6 क्लास की प्लेलिस्ट मैंने ज्योग्राफी की अपलोड कर दी है, ठीक है। इस तरह से आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना। क्लास 6 ज्योग्राफी ऑल चैप्टर्स, फर्स्ट 8 चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं। और अगर जो लोग बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आप ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा डीपली में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इवन लॉन्गिट्यूड से डेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट किस तरह से होता है ना, बहुत ज्यादा डीपली चीजें आपको पढ़नी है, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए, कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी। तो 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक बेसिक लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे, तो आप चेक कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मैं कुछ ब्रीफ डेफिनेशंस अपन डिस्कस करेंगे। मेजर डोमेन्स क्या है, यानी कि लिथोस्फेयर जो मैंने आपको बताया, जमीन। देखो जमीन की 4 लेयर होती हैं। सबसे पहले आता है क्रस्ट, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जमीन की उसको क्रस्ट कहते हैं। फिर आता है मेंटल आता है, फिर आउटर कोर आता है, फिर इनर कोर आता है, ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है। तो क्या होता है लिथोस्फीयर का, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया सबसे जो ऊपर सबसे पहली लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, वो सबसे हार्ड, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम घर बना रहे हैं, जिस पर पेड़ उग रहे हैं, ठीक है, जीव जानवर घूम रहे हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं। सबसे ऊपर की लेयर, अर्थ की सबसे टॉप लेयर, उसको कहते हैं क्रस्ट। ये किससे बनती है? ये बनती है रॉक्स एंड मिनरल्स से, कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि ऊपर काफी एक मोटी लेयर बनाते हैं, मोटी लेयर एक चादर बनाते हैं जमीन की, जिस पर हम रह रहे हैं आराम से, ठीक है। वो ऐसा कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं है, एक सॉलिड फॉर्म में लेयर बनती है, एक मोटी चादर बनती है, और बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है, जैसे कि पत्थर यानी रॉक्स कहते हैं, यानी जो माउंटेन्स, पत्थर, स्टोन्स, इन सब से मिलकर। मिनरल्स हैं बहुत सारे ऐसे हार्ड, ठीक है, और थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस, क्योंकि इरेगुलर इस सरफेस इसलिए कहा गया है क्योंकि कहीं इस, अगर आप पूरी धरती पर अगर आप कहीं ना कहीं देखते हो तो कहीं आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स, क्योंकि वो इरेगुलर है। ये माउंटेन्स में कोई भी आ सकती है, हिमालय रेंजेस में जितनी भी माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट हो गया या K2 कंचनजंगा हो गया, जितनी भी, ठीक है। प्लेट्यूज आपको देखने को मिलेंगे, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। वैलीज मतलब खाड़ियाँ, ठीक है, यानी कि समतल जमीन, प्लेन्स यानी जहां पर हम घर बनाकर रह रहे हैं। तो हर एक चीज ना, ये जो क्रस्ट लेयर है ना, जो क्रस्ट लेयर सबसे टॉप लेयर है, ये इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ओशन फ्लोर्स का मतलब ये है कि समुद्र के तल में, यानी कि समुद्र की गहराई में भी अगर आप लेयर वहां पर जमीन देखोगे जाके, तो वहां पर भी इरेगुलर सरफेस है, और वहां पर भी फ्लोर्स हैं, जहां पर समुद्र के अंदर कोई जंगल, तालाब के अंदर, नदी के अंदर भी आप अगर समतल में देखते हो तो वहां पर भी पेड़ पौधे उगे होंगे। मतलब ये हर जगह पर, ये जो लैंड फॉर्म्स है हर जगह पर पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग। यानी लिथोस्फीयर क्या, मतलब वही सीधी सी बात की जो जमीन है ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, जंगल प्रोवाइड कर रही है, खेत प्रोवाइड कर रही है, ग्रास लैंड्स, ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर खेती करने के लिए जमीन दे रहा है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट, जहां हम अपना घर बनाकर रह रहे हैं। इट इज सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि मिनरल वेल्थ का मतलब है हम इसी जमीन से, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, इसी जमीन से हमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, या फिर मेटल्स, एलिमेंट्स, जो भी चीजें चाहिए होती हैं हमें इस जमीन से ही मिलती हैं। तो लिथोस्फीयर का डेफिनेशन सिंपल सी बात है, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ,
ठीक है। लिथोस्फीयर एक जमीन मतलब वो जो सबसे टॉप लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। ये किससे कवर्ड है? ये कवर्ड है किससे? मिनरल और रॉक से, एक मिट्टी की पतली लेयर से। और ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब जो लिथोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर मतलब यानी कि जो अर्थ है अपनी, जो मेंटेन टॉप लेयर जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। ये एक इरेगुलर सरफेस है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे जमीन हो, चाहे तालाब हो, ठीक है, चाहे कोई ओशियन हो, चाहे कोई कुछ भी वेल हो, आपको हर जगह जमीन पर इरेगुलर सरफेस देखने को मिलेगी, जहां पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, जहां पर लोग रह रहे हैं। अब ये लाइट लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? रहने की जगह, खेती करने की जगह, ठीक है, चाहे वो ग्रास लैंड हो, चाहे फॉरेस्ट हो। तो लिथोस्फीयर एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, अगर आपके एग्जाम्स में आ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हमने जमीन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं पानी के बारे में, यानी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की आप पिक्चर देखते हो तो ये एक पानी है, यहां से इवेपोरेट होता है, कि कंडेंसेशन, इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर नीचे आ जाता है। मतलब ये एक साइकिल हाइड्रोस्फीयर की, कि पानी जमा है एक जगह इकट्ठा होकर, फिर ये इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाके बादल वगैरह बने, जो भी इनकी प्रोसेस हुई वो हुई, और ये वापस से बरस गया जमीन पर, ठीक है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। अब क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फीयर में आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया, नदियां, लेक्स यानी कि ठीक है, सीज, ओशियंस, वेल्स एक्सेट्रा। इट इज एन एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवन जीने के लिए एसेंशियल चीजें हैं, जो कि ह्यूमंस को या एनिमल्स को या प्लांट्स को, हर किसी को इस हाइड्रोस्फीयर यानी जो ये एसेंशियल वाटर बॉडीज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट सभी को है, ठीक है। जो भी, चाहे नेचर की लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम ह्यूमंस हो, हम सबको सर्वाइव करने के लिए हाइड्रोस्फीयर यानी इस पानी की जरूरत सभी को है। थर्ड आता है एटमॉस्फेयर, यानी अपना जमीन हो गया, पानी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हवा यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब सिंपल सी बात यहां पर ये है कि एटमॉस्फेयर एक ऐसा मतलब वातावरण है जो एक लेयर्स का फॉर्मेशन है एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होता है, जो भी स्पेस से जो भी रेजेस आती हैं आसमान से, जो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल हैं, तो भी हार्मफुल लेयर्स हैं, हम सभी के लिए, इस धरती पर जितने लोग भी रह रहे हैं, वो लेयर्स, वो जो रेज हैं वो हार्मफुल हैं, जो भी चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, उन रेज से इस पूरे एनवायरनमेंट को, इस पूरी धरती पर रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसी को एटमॉस्फेयर कहता है। एटमॉस्फेयर बहुत सारी लेयर से मिलकर बनता है, जैसे कि आपको बताया होगा, बचपन के बुक्स में आपने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इन लेयर्स का एक अपना रोल है, ठीक है। इनका एक अलग चैप्टर है, आपने 6th क्लास में आप 6th क्लास की बुक में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। क्योंकि देखो 7th क्लास हम तभी पढ़ेंगे जब 6th क्लास के बेसिक्स हमें क्लियर होंगे। तो अगर आपको 6th क्लास के बेसिक्स क्लियर हैं, देन आपके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो आप जाकर सबसे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर अप करो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स है, इनका एक अपना रोल है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, ये कुछ लेयर्स से इस एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल रेजेस से, जो कि इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. That gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. Gravitational force जो है इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, यानी कि सूरज की तेज रोशनी से, उसकी गर्मी से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में जो भी बदलाव आते हैं, उससे हमारा जो मौसम होता है उसमें बदलाव आता है, और उसी से वेदर एंड क्लाइमेट, इन सब चीज़ों का परिवर्तन होता है। ये रहा एक एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन कहते हैं बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम। यानी कि अगर मैं आपको एनिमल किंगडम का वर्ड डिफाइन करूं, एनिमल किंगडम का मतलब यहां पर ये नहीं सिर्फ एनिमल्स, एनिमल्स मतलब चीता, बिल्ली, कुत्ता, गधा, हाथी, घोड़ा, ये सब नहीं एनिमल्स में। अगर मैं एक जियोग्राफिकल टर्म यूज करूं तो एनिमल्स ह्यूमंस को भी कहा जाता है। बस हम लोग भी एक तरह के एनिमल्स हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स ही हैं, टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बस हमारे पास एक ब्रेन है, एक सोचने समझने की क्षमता है, एक बुद्धि है हम लोगों के पास, कि हम जिससे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम में हम भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो हम भी काउंट होते हैं। तो हम सब मिलके, यानी हम हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, इस बायोस्फीयर को फॉर्म कर रहे हैं।
और ये सब क्या है, ये और इसी के साथ साथ इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ, और इसी के साथ साथ जो लैंड है, वाटर, एयर है, ये सारी चीज़ें भी मिलके आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट करके इस लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट टर्म आता है इकोसिस्टम। आई होप यहां तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन कमेंट करने के लिए आपका कमेंट बॉक्स ओपन है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर कोई आपको टर्म नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी बात आपको मेरी नहीं समझ में आ रही है, कमेंट करो। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी ऐसा अपग्रेडेड टर्म है, जैसे कि जो मैं 6 क्लास में पढ़ा चुका हूँ और अब आपको उस टर्म के बारे में नहीं पता, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को प्लीज़ चेकआउट करिए। ये मैं एश्योरिटी देता हूँ, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नेक्स्ट एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जाकर ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, राइट। हम सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। डिपेंड मतलब अगर ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। इवन एनिमल्स पर भी डिपेंड है। एनिमल्स में कैसे? जैसे गाय है जो हमें दूध देती है, हम ह्यूमंस दूध पीते हैं, ठीक है। लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन वगैरह, वो भी एनिमल्स को मार के ही खा रहे हैं, ठीक है। हम प्लांट से क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स ले रहे हैं। हम खेती कर रहे हैं, वो भी प्लांट्स ही हैं, ठीक है। हम उनसे उपज कर रहे हैं ताकि हमारा वेजिटेरियन खाना भी पूरा हो। हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स से चीज़ें ले रहे हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। एनिमल्स क्या कर रहे हैं? जो कुत्ते बिल्ली हैं वो हम लोगों से खाना खाते हैं। हम लोगों से मतलब हम उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, या गाय को चारा हो। एनिमल्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स भी, जो एनिमल्स मर जाते हैं, डेड बॉडी हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, वो एक खाद की तरह काम करते हैं। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स अपनी एनर्जी, अपनी कैलोरीज कहाँ से लेते हैं? उन एनिमल्स डेड बॉडी से, या जो हम वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, वो उससे भी प्लांट्स अपनी एनर्जी लेते हैं और अपनी ग्रोथ में ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग एक दूसरे से डिपेंड हैं। प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? कि हम सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे के बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। वापस से मैंने बताया कि इकोसिस्टम का सिंपल सा वर्ड सिर्फ यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है, वी ऑल आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड और कंप्लीटली कनेक्टेड विद ईच अदर। विद ईच अदर मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। विदाउट सिंगल एनी वन ऑफ देम वी आर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम में ये भी आते हैं, देखो, डेजर्ट, रेगिस्तान, ऊंटों की जगह, ऊंट जहां रहते हैं मोस्टली, ठीक है। डेजर्ट भी कहीं ना कोई स्पीशीज के लिए, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होगा। माउंटेन्स हो गए, ठीक है, लेक्स हो गए, ये जगह भी क्या कर रही हैं? हम सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं। हम लोगों को पानी दे रही हैं या उन स्पीशीज को सपोर्ट कर रही हैं जो वहां के लिए बने हुए हैं। ये इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। शायद ये लास्ट टर्म है, इसके बाद हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जो कि बच्चों को काफी ज्यादा मदद करेगी जो 7th क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द नीड। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी हम लोगों का वातावरण। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, हम लोग वातावरण में हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग चीजों को। मॉडिफिकेशन तो हम ह्यूमंस का काम ही है। हम जहां पर भी कोई भी चीज देख लेते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपना काम निकाल ही लेते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। और उसके लिए हम अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए हम किसी को धोखा भी दे सकते हैं, चीजों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और हम करते ही हैं। इवन नेचर को भी हम डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं ना। तो अगर आपको याद रखना है ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब ये है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी चीजों के अनुसार, अपने काम के लिए मॉडिफिकेशन कर लेते हैं एनवायरनमेंट में। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, यानी जो पुराने समय के लोग थे वो क्या कर रहे थे? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे थे, यानी एनवायरनमेंट को
अडॉप्ट कर रहे थे, एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर रहे थे। उस टाइम उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। वो क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहे थे कि हाँ भाई ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। अर्ली पीपल, उनको उतना जो ब्रेन पावर थी वो डेवलप्ड नहीं थी। उनको भाई कोई चीज़ उन्होंने देखी पेड़ में लगी हुई, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने खा के देखा, उनको अच्छी लगी और उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो उन्होंने उस फल को खाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया किसी को जाके मार के खाया। धीरे धीरे उनकी मेंटालिटी ग्रोथ हुई, लेकिन उन्होंने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। यानी इन्वायरमेंट के, नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी चीज़ों को फुलफिल किया और सर्वाइव करते रहे। लेकिन समय के साथ विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिएड। यानी समय के साथ जैसे जैसे चीज़ों की ग्रोथ हुई, ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज द चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमंस ने क्या किया, नए नए तरीकों से अपने एनवायरनमेंट को बदलने के लिए चीज़ें कोशिश करने लगे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स और भी तरह की फसलों को उगाने लग गए। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, यानी एनिमल्स को पालने भी लग गए, उनसे चीज़ों का उन सोर्स लेने लग गए। जैसे गाय को हम पालते हैं, दूध लेते हैं, कुत्ते को पालते हैं, घर की सिक्योरिटी है। यानी हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन डोमेस्टिक एनिमल्स का भी यूज़ करने लगे और अपनी लाइफ को सेटल करने में जुट गए। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, व्हील इन्वेंट किया, किस तरह का हुआ, सरप्लस फूड हमने प्रोड्यूस किया। बार्टर सिस्टम इमर्ज किया, ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेडिंग करी लोगों के साथ। ई कॉमर्स डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शंस भी हुए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ फास्टर। ठीक है, हवाई जहाज में हम उड़ने लगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, इस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा फास्ट हुआ। इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी क्रॉस द वर्ल्ड। यानी हमने अपनी ज़रूरतों के अनुसार, जो हम दूर तक बात नहीं कर सकते थे, हम लोगों से आज बात कर पा रहे हैं। हम लोगों तक दूर तक जल कर जा नहीं सकते थे, इसलिए हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल इतना फास्ट कर लिया। हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, हमने अपनी ज़रूरतों के अनुसार हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें डेवलप करी, चीज़ों को ग्रो किया, धीरे धीरे चीज़ें सीखी, तो इसी को कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हमने अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को मॉडिफाई किया और धीरे धीरे अर्ली पीपल पहले ऐसी चीज़ें एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा आगे, हमारी मेंटालिटी ग्रोथ हुई, हमने एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया और जिस तरह से हमें हमारी ह्यूमंस लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चीज़ों को ईजी करना शुरू किया। अब यही, इसी के साथ हमारा अपना इस चैप्टर का एंड होता है और अब हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यानी जो लास्ट में बैकशीट में आपको एक्सरसाइज मिलती है, व्हाट इज इकोसिस्टम, क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आपको पढ़ लेना। मैंने हर एक चीज़ को डिफाइन भी किया हुआ है। व्हाट इज इकोसिस्टम, मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, आप लिख सकते हो। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इनमें से आप कोई सा भी 4 एग्जांपल्स आप एग्जाम में लिख सकते हो। ब्रिज हो गया, पार्क्स हो गए, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। व्हाट इज लिथोस्फीयर, ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी है। ठीक है, और अब आता है व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, व्हाट इज बायोस्फीयर, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। तो आप सभी के आंसर आराम से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और ये कुछ टिक द करेक्ट आंसर थे। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि एक्वेरियम ये एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, विच इज़ नॉट अ ह्यूमन एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें नहीं है, लैंड नहीं है, ये नेचर है। व्हाट इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, रोड जो हमने बनाई हुई है ह्यूमंस ने। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, यानी कि जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ये एक बुरा मैसेज है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली जिस लेवल से पॉपुलेशन बढ़ रही है अपने ऑल ओवर दुनिया में, वर्ल्ड में, ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है आने वाले समय में कि ज़मीन पर पैर रखने की जगह भी ना बचे। ठीक है, तो ये एक थ्रेट है, ये एक मैसेज है इस धरती के लिए। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैंने मैच कर दिए हैं, बाकी एक बार अपने अकॉर्डिंग भी चेकआउट कर लीजिएगा। गिव रीजंस, इसके मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं। अगर आपसे पूछता है मैन मॉडिफाइज एनवायरनमेंट, गिव रीजन, ये मैंने पहला आंसर लिख दिया और ये दूसरे वाले का आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर एंड होता है गाइज। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ठीक है। और हमारे प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पर हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर मैं आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई 7th 6th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी लाइफ में मैं डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ध्यान रखो और प्रिपरेशन करते रहो।